हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। तो 4 जुलाई का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि टॉप क्या है, टारगेट ओलंपिक पोडियम क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, किसकी याद में बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिट इंडिया कैंपेन के तहत फिट है तो हिट है इंडिया लॉन्च किया गया। तो पीवी सिंधु ओलंपिक रजत पदक विजेता और सुनील छेत्री भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी की उपस्थिति में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री तथा केंद्रीय खेल व युवा मामले मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। फिट इंडिया अभियान के एक भाग के रूप में फिट है से हिट है इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने लॉन्च इवेंट में कहा कि फिट इंडिया कैंपेन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में आज तक देश भर के कुल 13,868 CBSE संबद्ध स्कूलों ने भाग लिया है, जिनमें से 11,682 को भी फिट इंडिया का झंडा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब एक वैश्विक महामारी के समय छात्रों कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए फिट रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना स्कूली शिक्षा है। फिट है से हिट है इंडिया इस कार्यक्रम का उद्देश्य है स्कूली बच्चों को इस महामारी के दौरान फिट रहने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए फिट इंडिया टॉक्स नाम के टॉक सेशन का आयोजन किया जाएगा। 14 जुलाई तक 6 सत्र का आयोजन किया जाएगा। अग्रणी खेल हस्तियां इन टॉक सेशन में भाग लेंगी, जो अपने जीवन के संघर्षों के अनुभव को साझा करेंगी और फिटनेस टिप्स भी साझा करेंगी। पहले सत्र में पीवी सिंधु और सुनील छेत्री ने भाग लिया है। इन टॉक सेशन को टेलीविज़न पर डीडी स्पोर्ट्स चैनल, फेसबुक और यूट्यूब पर फिट इंडिया चैनल, माई गो में और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है। तो ये फिट है से हिट है इंडिया के बारे में जो स्कूली जो छात्र हैं उनको बताया जाएगा। आगे हम बात करते हैं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.27 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 506.84 अरब डॉलर पर पहुंचा। तो 26 जून 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.27 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 506.84 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और चीन जो है वो पहले स्थान पर है। विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें केवल विदेशी रुपये, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक और दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए, परंतु इसमें विशेष आहरण अधिकारियों, सोने के भंडारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थितियों को शामिल किया जाता है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अथवा अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना अधिक उचित है। तो 26 जून 2020 के बारे में हम विदेशी मुद्रा भंडार का पूरा देख लेते हैं। तो विदेशी मुद्रा संपत्ति जो है वो है 467.60 बिलियन डॉलर है। गोल्ड जो है वो 33.52 बिलियन डॉलर है। IMF के साथ SDR जो है 1.44 बिलियन डॉलर है। IMF के साथ रिजर्व की स्थिति जो है 4.27 बिलियन डॉलर। तो इस प्रकार से विदेशी मुद्रा भंडार की जो स्थिति है हमारे पास है 26 जून 2020 को ये आती है। आगे हम बात करते हैं मंगलयान ने मंगल ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह फोबोस के चित्र लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मंगलयान मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन के रूप में जाना जाता है, जिसे ने फोबोस यानी मंगल ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है उसके चित्र लिए हैं। इसरो द्वारा 3 जुलाई 2020 को यह चित्र साझा किए गए। फोबोस की छवि मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन द्वारा 4200 किलोमीटर की दूरी से ली गई थी। उस समय मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल से 7200 किलोमीटर की दूरी पर था। स्टिकनी क्रेटर क्या है? स्टिकनी क्रेटर फोबोस पर सबसे बड़ा गड्ढा है जिसे स्टिकनी क्रेटर कहते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन द्वारा लिए गए चित्र में स्टिकनी क्रेटर, रोस स्लोवाकवेस्की और ग्रिल्ड्रिग क्रेटर्स दिखाई दे रहे हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन की अगर बात करें तो मंगलयान मिशन को 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। इस मिशन को रॉकेट PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था।
इसमें 24 सितंबर 2014 मंगल ग्रह की कक्षा में पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह की हम बात करते हैं तो फोबोस और डिमोस मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल के दोनों चंद्रमाओं की खोज आसफ हॉल ने वर्ष 1877 में की थी। फोबोस डेमोस से 7 गुना बड़ा है। फोबोस मंगल की सतह से लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है, जबकि डिमोस मंगल से लगभग 23,460 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है। इसलिए फोबोस को मंगल के अंतरतम प्राकृतिक उपग्रह के रूप में जाना जाता है, जबकि डिमोस सबसे बाहरी जो है ग्रह है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर फोबोस और डिमोस दो प्राकृतिक उपग्रह हैं मंगल के, उनके बारे में बताया गया। तो फोबोस जो है वो 6000 किलोमीटर की दूरी पर और जो डिमोस जो है 23,400 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन क्या है, ये कब लागू किया गया? तो 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर सतीश धवन जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र वहाँ से लॉन्च हुआ था। आगे हम बात करते हैं खेल व युवा मामले मंत्रालय जूनियर एथलीटों के टॉप्स लॉन्च करेगा। टॉप्स क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम है। तो 2024 में जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा, 2028 का ओलंपिक्स लॉस एंजल्स में होगा। क्या आगामी ओलंपिक के लिए देश में युवा एथलीटों को तैयार करने के लिए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय जूनियर एथलीटों के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लॉन्च करेगा। इस योजना का उद्देश्य यह है कि भारत 2028 के ओलंपिक में शीर्ष 10 पदक विजेता देशों की सूची में शामिल होगा। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यह योजना जुलाई 2014 के महीने में तैयार की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश भर से पदक की संभावना वाले व्यक्तियों की पहचान करना है और उन्हें आगामी ओलंपिक और पैरालंपिक्स के लिए तैयार करना है। टॉप्स के तहत चुने गए एथलीटों की सहायता के लिए मिशन ओलंपिक सेल नामक एक समर्पित निकाय का गठन किया गया है। अब देश में जूनियर एथलीटों के लिए टॉप्स को लागू किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रतिभा पहचान कार्यक्रमों के माध्यम से 10 से 12 वर्षीय प्रतिभाओं को इस योजना के तहत चुना जाएगा। इसके अलावा चुने हुए व्यक्तियों को दुनिया में शीर्ष कोच, अनुकूलित प्रशिक्षण आदि जैसी सभी संभव सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो बड़े बड़े जो टॉप एथलीट्स जो हैं उनको चुना जाएगा और उनको प्रशिक्षित किया जाएगा अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर। और इसी तरीके से जो पेरिस के अंदर 2024 और 2028 का लॉस एंजल्स जो है उसके अंदर होने वाले जो ओलंपिक हैं उनके लिए उनको तैयार किया जाएगा। तो ये जो है ये योजना जुलाई 2014 से लागू की गई थी और अभी तक ये चालू है। और इसके अंदर आगे हम बात करते हैं वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में उर्वरकों की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई। कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी बंद के बीच उर्वरक मंत्रालय के साथ साथ रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों और विभिन्न अन्य विभागों जैसे बंदरगाह आदि के लिए किए गए प्रयासों ने यह सुनिश्चित करने की मदद की है कि देश में उर्वरकों के उत्पादन और आपूर्ति का प्रभाव नहीं है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में उर्वरकों की अधिक बिक्री दर्ज की गई है। अगर वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही से तुलना करें तो वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में दर्ज उर्वरकों की बिक्री 82.81% अधिक है। 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच 111.61 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की देश भर में किसानों को बेचा गया है। चूँकि खरीफ फसलों का मौसम भारत के दक्षिणी भागों में मई में अंतिम सप्ताह में शुरू होता है और जून के मध्य तक देश के बाकी हिस्सों में केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ खड़े होने में सक्षम था। आगे हम बात करते हैं बेचे गए उर्वरकों का विवरण। यूरिया 64.82 लाख MT जो बेचा गया है। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही की तुलना में बिक्री 67% अधिक हुई है। उसी के आगे हम बात करते हैं डायमोनियम फॉस्फेट DAP जिसे बोलते हैं 22.46 लाख MT बेचा गया है और वित्त वर्ष 2019 जो 20 था उसकी पहली तिमाही की तुलना में 100% अधिक बिक्री हुई है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र 24.32 लाख मीट्रिक टन है। बिक्री वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही की तुलना में 120% अधिक हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो हमने बात की कि जो उर्वरक की जो बिक्री है, जो पेस्टिसाइड्स जो उर्वरक होते हैं खाद वगैरह, उनकी बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ी है इस साल पहले तिमाही से। आगे हम बात करते हैं
कि धम्मचक्र दिवस क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC के साथ साझेदारी में संस्कृति मंत्रालय 4 जुलाई 2020 की आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्मचक्र दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के लिए राष्ट्रपति भवन में समारोह का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। हर साल जुलाई के महीने पहली पूर्णिमा के दिन को धम्मचक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जुलाई के पहले पूर्णिमा के दिन को भारत में आषाढ़ पूर्णिमा, श्रीलंका में एसाला पोया और थाईलैंड में असनाबूचा कहा जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो श्रीलंका में एसाला पोया कहा जाता है, थाईलैंड में असनाबूचा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख के बाद धम्मचक्र दिवस बौद्ध धर्म में दूसरा सबसे पवित्र दिन है। धम्मचक्र दिवस क्यों मनाया जाता है इसकी हम बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने 5 तपस्वी शिष्यों को पहला उपदेश देने की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। गौतम बुद्ध ने आषाढ़ माह में पूर्णिमा के दिन अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश बौद्ध ग्रंथ धम्मचक्र पवटन सुत में दर्ज है। तो इस तरीके से ये धम्मचक्र जो दिवस है मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध थे, उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा के पहले दिन ही अपना उपदेश दिया था, इसीलिए धम्मचक्र बनाया जाता है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में वर्तमान जो कि सारनाथ में है वहाँ दिया था। इस वर्ष समारोह का आयोजन लगभग कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली किया जाएगा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में सुबह 9 बजे के इस उत्सव का उद्घाटन किया था। आगे हम बात करते हैं NLC और कोल इंडिया ने सोलर और थर्मल पावर एसेट्स के विकास के लिए जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई। तो भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी NLC इंडिया लिमिटेड ने सोलर और थर्मल पावर एसेट्स विकसित करने के लिए जॉइंट वेंचर कंपनी JVC बनाने की एक महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जॉइंट वेंचर कंपनी में NLC और कोल इंडिया दोनों की बराबरी है 50-50% इक्विटी के साथ में। 5000 मेगावाट 5 गीगावाट की सौर और थर्मल पावर संपत्तियों को संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा। संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना कोयला मंत्रालय के तहत की जाएगी। पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड इसकी सहायक कंपनियां सहित कि कुल वार्षिक बिजली की जो आवश्यकता है वो 4.5 बिलियन यूनिट है। इतनी अधिक बिजली की आवश्यकता का हवाला देते हुए कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड को एक नेट जीरो एनर्जी कंपनी बनने का काम सौंपा है। एक ऐसी इकाई जो अपनी खुद की हरित ऊर्जा तैयार करती है। नवंबर 2019 में यह बताया गया कि नेट जीरो कंपनी के तहत कोल इंडिया लिमिटेड के लिए 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा, जबकि इसकी सहायक कंपनियों के लिए 2000 मेगावाट अतिरिक्त थर्मल पावर उत्पादन की योजना बनाई गई थी। NLC इंडिया लिमिटेड क्या है, आगे हम बात करते हैं। तो वर्ष 1956 में स्थापित NLC इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय तमिलनाडु के नेवेली में है। कंपनी को पहले नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ये भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड को 1 नवंबर 1975 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है कोलकाता, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, उसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो जो 1919 से पहले जो भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी और 1919 के बाद में दिल्ली शिफ्ट की गई थी। आगे हम बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार और UKIBC ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गैर लाभकारी संगठन UKIBC, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद और MIDC महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर लगभग हस्ताक्षर किए गए थे। MIDC औद्योगिक अवसंरचना विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख एजेंसी है। यह समझौता ज्ञापन यूनाइटेड किंगडम में व्यवसायों के साथ महाराष्ट्र सरकार के सहयोग को मजबूत करने में मदद करेगा। साथ ही यह राज्य में व्यावसायिक वातावरण में भी सुधार करेगा। एक वर्चुअल राउंड टेबल चर्चा भी आयोजित की गई जिसमें UK आधारित व्यवसायों द्वारा महाराष्ट्र में भविष्य की निवेश योजनाओं, राज्य में अर्थव्यवस्था को फिर से विकसित करने, आत्मनिर्भर भारत आदि पर चर्चा की गई है। UKIBC UK इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग जिसे हम बोलते हैं, UKIBC का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है और इसे 1993 में दोनों देशों यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। पिछले कुछ दशकों में केंद्र सरकार के साथ काम करने के अलावा UKIBC ने भारत की राज्य सरकारों के साथ UK के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सफलतापूर्वक काम किया था।
तो ये कुछ UKIBC और महाराष्ट्र सरकार के बीच जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे उसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल जिसे बोलते हैं हम, UKIBC को क्या बोलते हैं, इसके कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो UKIBC की फुल फॉर्म क्या है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल बोलते हैं इसे। इसी आगे हम चर्चा करते हैं। तो ये 1993 में दोनों देशों के बीच हुआ था, यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में। तो इसके साथ हम थैंक यू, आज के लिए इतना ही।